चलिए मेरे दोस्त, आज धीरे धीरे आपने एक कंप्लेन किया कि मैं शुद्ध शुद्ध पढ़ूँ, तो ठीक है, स्लो मोशन में शुद्ध शुद्ध पढ़ूंगा। मैंने बस डाला था कि आप रिव्यू देंगे तभी मैं मेहनत करूंगा, तो अब मेहनत मैं दिखाऊंगा। आप मुझे इस वीडियो का सपोर्ट कर रहे हैं तो थैंक यू। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 4, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4 कर रहे हैं, बिहार एसएससी का चल रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज नहीं है, कॉजेज है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा कॉजेज है, तो निम्नलिखित में से कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। आप ऑप्शन खुद पढ़ेंगे तो आसानी होगी आपको, ठीक है, और आपको अगर मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन तो आप जवाब देंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आंसर आप देंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। एडम स्मिथ किनका पुस्तक है? तो एडम स्मिथ का पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। चलिएगा, ठीक है, स्पीड करके पढ़ लीजिएगा। बताइए योजना, ठीक है, योजना जो है पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? बताएंगे योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? बताएंगे। आपको लग रहा होगा योजना आयोग होगा, है नहीं। अब बताइए 3 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी जवाब देंगे और ज़रूर पढ़ेंगे आप ऑप्शन, क्योंकि पढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो है वो, अगर ऑप्शन आपको पढ़ लिए तो अगर योजना आयोग का अगर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस 4 से, मतलब 4 में से एक आंसर तो सही है ना, उसमें से ही 3 आंसर घुस आएगा ना, एक आंसर तो सही है, बस इसलिए। तो ऑप्शन नंबर डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। आगे चलेंगे, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, प्रथम वित्त आयोग, ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, अगर बोलेंगे तो दोबारा डाल दूंगा और अच्छे से कर दूंगा, लेकिन मैंने प्रथम जितने भी पुरुष हैं महिलाएं हैं उनसे एमसीक्यू करवा चुका हूँ। तो जाइए और मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। तो बताइए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। आप चाहते हैं कि 4 ऑप्शन पढ़ूँ तो पढ़ लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद पढ़ें, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको पढ़ना आसान है, क्वेश्चन में लंबा टाइम लगता है, ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन तो जो आ रहा है वो मानिएगा, नहीं तो आगे बढ़िएगा। तो बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी, केसी नियोगी, क्या है? केसी नियोगी, याद रखेंगे। तो प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। आगे चलेंगे, आप स्पीड करके पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पीड करके एमसीक्यू मारिएगा, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा। चलिए, भारत सरकार को अधिकतम कर आय की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होता है? बताएंगे भारत सरकार को अधिकतम कर का आय की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। बताएंगे 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो भारत सरकार को अधिकतम कर आय की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होता है? 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। चलिए यदि फटाफट जवाब देंगे तो चौथा प्रश्न का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसका सोल्यूशन मैं चैप्टर बाय चैप्टर कर रहा हूँ, तो ये मैं सिर्फ आपके एमसीक्यू दे रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो रात के 10 बजे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नियम कर, ठीक है, नियम कर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसका आंसर आप दीजिएगा, निम्नलिखित का उपयुक्त वरीयता मतलब आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम में समझाना है, पंचायती समिति, ग्राम सभा, जिला परिषद को सजाना है। बताइए कैसे होंगे? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। अब बहुत इजी प्रश्न है, और पंचायत समिति से बहुत सारे प्रश्न मैं एमसीक्यू करवा चुका हूँ, फिर से रिपीट करवाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग, पंचायती समिति, ग्राम सभा, ये सब बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। चलिए इसका आंसर का जवाब दीजिए, क्या होंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 का आंसर का जवाब देंगे। तो इसका आंसर है, आपके सामने मैं जवाब दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी। कैसे बी आंसर है? तो सबसे पहले आपको ग्राम सभा आता है, उसके बाद पंचायत समिति आती है, फिर उसके बाद जिला परिषद आता है, ठीक है, क्लियर? क्योंकि अगर डिटेल जानना है तो पूरे चैप्टर बाय चैप्टर को चलेंगे। चलिए इसे थोड़ी जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। छठा प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? बताएंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। ऑप्शन जरूर आप पढ़ें, खुद पढ़ें, ठीक है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? छठा प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, छठा प्रश्न का आंसर का जवाब है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी। याद रखेंगे, वर्ष 1993, ठीक है। कब होगा? 1993 को। कब हुआ? तो 1 फरवरी, याद रखिएगा, ठीक है,
फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को, 1 फरवरी 1993, ठीक है, 1993 को, ठीक है, क्लियर। ये तो दिक्कत नहीं होगा, 1 फरवरी डेट याद रखिए। 7वां प्रश्न बताइए। 7वां प्रश्न है क्रीमी लेयर का तात्पर्य है क्या है, ये पूछ रहा है क्या तात्पर्य है, मतलब तात्पर्य किससे है, क्या से है, किससे है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए क्रीमी लेयर का तात्पर्य है, बताएंगे तो चलिए बताइए। 7वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। आगे चलेंगे, फटाफट चलेंगे, चलिए आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है, फटाफट जवाब देंगे, थोड़ा धुंधला होगा तो क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा लाइट के कारण हो गया है, लेकिन मैं अगला नेक्स्ट में अच्छा से कर दूंगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है ये पूछ रहा है, इससे मैं करवाया नहीं हूँ, करवा दूंगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे तो फटाफट जवाब दीजिए कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ए है, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल जो है नहीं है ये कौन सा है दल, ये बताइएगा, राज्य पे है कि नहीं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न का जवाब देंगे, आपके सामने है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है, बताएंगे किन अनुच्छेद में वर्णित है किसका, तो स्वतंत्रता का अधिकार, आप जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, मैंने सही बोला कि नहीं, आप बताएंगे। 9वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार बताइए, आपके सामने ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है ना, 19 से 22 याद रखेंगे, 19 से 22 है, ठीक है। याद रखिएगा इसका आंसर थोड़ा ये गलत दिया है, 9वां का डी दिया था, डी कैसे होगा, 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार, 100% है ना। तो ये सब होता है एमसीक्यू में, ध्यान रखना होगा, ठीक है, जो आपको सुधार करना है, ठीक है। तो 19 से 22 था स्वतंत्रता का अधिकार, कब 19 से 22 है। मौलिक अधिकार नहीं पढ़े तो मैंने मौलिक अधिकार का एमसीक्यू स्पेशल करवाया, जाके जाइए। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, बताइएगा भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ये जवाब देंगे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होता है, प्रमुख कौन होगा कार्यपालिका, राष्ट्रपति होंगे मेरे दोस्त, ऑप्शन में राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति होंगे, यहाँ पे उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को देते हैं कि नहीं, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछता है, बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, बताइएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से कौन थे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, बहुत ईजी प्रश्न है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय हैं, कौन है, मदन मोहन मालवीय हैं, याद रखेंगे। 12वां प्रश्न चलेंगे, फटाफट चलेंगे, जो ज़्यादा टाइम लगेगा आप तेज करके पढ़ लेंगे, ठीक है। भारत के सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया, बताइएगा भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्नवालिस, कौन है, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्नवालिस, याद रखेंगे, कौन है, लॉर्ड कर्नवालिस, याद रखिएगा सिविल सर्विस के सूत्रपात मतलब जन्मदाता। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे, 13वां प्रश्न आपके सामने है, 13वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, बताएंगे किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे फटाफट। तो याद रखिएगा 13वां प्रश्न का आंसर का जवाब आप देने जा रहे हैं, 1 2 3 4 बाजीराव प्रथम, कौन है, बाजीराव प्रथम कहिए, बाजीराव 1 कहिए, बाजीराव जो करना है 1 ही रहेंगे, सिर्फ बाजीराव कहिए 1 ही हो गए। चलिए 14वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौर्य वंश से तो मैं भर दिया हूँ, आपके लिए तैयारी ऐसे बिहार एसएससी के लिए मैंने बहुत किया है, मैंने बस आप जाइए और तैयारी पे लग जाइए। रिपीट करूंगा मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन का टारगेट रखा हूँ, स्पेशल साइंस 25 चलवा रहा हूँ, आपका नंबर नहीं आया तो मेरा यूट्यूब चैनल मत देखिएगा, ये मैं बात करता हूँ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट था वो मैंने उस पर अकेला पढ़ाया, इसलिए क्योंकि मैंने सोचा, वही स्टूडेंट बोला, वो रिजल्ट दिया तो लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ कुछ भी, और बिहार बीपीएससी में वो रिजल्ट लाया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसलिए मैंने यूट्यूब पे भी आया। चलिए बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो 14वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे आप, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बृहदत्त, क्या याद रखिएगा, बृहदत्त याद रखिएगा। 15वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाया जाता है, यार बहुत ईजी मेरे दोस्त, ये देश में लेकिन पूछ रहा है, इंडिया में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। बताइए सदाबहार वर्षावन कहाँ पाया जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन जवाब देंगे। तो सदाबहार जहाँ मन सदा हो वहाँ बहार होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए,
तो याद रखिएगा 15वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। ब्राज़ील में जाइए, मन बाहर किसे बजाइए बाजा सॉरी जॉकिंग। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना बोले। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बता सकते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आप बता सकते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पढ़ने का टाइम मैं दे रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। आप पढ़िए और मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि आप ऑप्शन अगर पढ़िएगा तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन चेंज करता है तो आपका ऑप्शन तो माइंड में एक रहेगा जो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं। 3 प्रश्न गलत हैं, एक सही है, तो वो अगर माइंड में सेट हो जाता है तो आप कहीं भी एग्जाम निकाल सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बुक बहुत सारे यूट्यूबर आपको पढ़ाते हैं, लेकिन मेन MCQ का जो पॉइंट होता है जो आप सोल्व करते हैं वो करिए। मैं जैसे प्रैक्टिस बुक तो करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने इसका छोटा छोटा पार्ट सब वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सोल्व तो यहाँ पे सामने तो हूँ नहीं ऑफलाइन कि मैं सोल्व कर पाऊँगा, है ना। तो इसीलिए मैंने ये किया है, ठीक है। तो आप इसका आंसर का जवाब देंगे, बहुत टाइम दे दिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका छोटा छोटा पार्ट, जैसे पॉलिटिकल का चल रहा है, साइंस का 25 क्वेश्चन चल रहा है। और साइंस का आपको नहीं विश्वास है तो आप 25 क्वेश्चन सेट का कोई भी उठाइए, और मेरा साइंस का जाकर जाइए पढ़िए चैप्टर बाय चैप्टर, आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो बोलिएगा। चलिए बताइए इसका आंसर का जवाब, 16 मार्क का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी। यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। क्या करता है? यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। चलेंगे, ज़्यादा टाइम दे दिए इस पर। 17वां प्रश्न बताइए, 17वां प्रश्न क्या है कि रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, गेहूं सरसों चना। क्या है? गेहूं सरसों चना। याद रखेंगे रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो गेहूं सरसों चना, याद रखेंगे। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं बताएंगे? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन, इसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 27। क्या मैंने सही बोला? और चंद्रयान और ये उपग्रह सौरमंडल पर बहुत सारा MCQ करवा चुका हूँ, जाइए जरूर 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 देखिए। 19वां प्रश्न, लोकप्रिय पेय जो होता है, लोकप्रिय जो पीने वाला चीज़ होता है, पेय मतलब पीना, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बताइए, लोकप्रिय जो पेय है, कॉफ़ी जो पीते हैं हम लोग, पौधे के किस भाग से मतलब प्राप्त होता है? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। चाय को तो मैं पत्ती से बनाता हूँ, लेकिन कॉफ़ी को किससे बना सकते हैं? क्या पत्ती से बनाएंगे? नहीं, बीज से। कॉफ़ी का बीज आता है, कॉफ़ी बीन। बहुत ही सी प्रश्न है। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? अरे यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बताइए, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? सफ़ेद मतलब नीमक का भंडार जहाँ होगा। दिमाग लगाइए, सफ़ेद क्यों कहा? वो भी ऑप्शन नहीं दिया है, कश्मीर नहीं दिया आपका, ये मतलब मान के चलिए लद्दाख नहीं दिया, मतलब ये सारी चीज़ नहीं दिया जहाँ बर्फीला एरिया। अब बताइए ऐसा राज्य दिया है तो बताइए कौन सा, किसे कहेंगे? हिंट मैंने दिया, समझिए। गुजरात को मेरे दोस्त इतना फेमस है, नमक के लिए तो गुजरात ही फेमस है। चलिए ठीक है, समझ गए मेरी बात को, हिंट को समझ रहे हैं ना? चलिए 21वां प्रश्न आप देखिए है कान्हा, ठीक है। कान्हा किसली वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो कान्हा किसली गलत है, कान्हा वन्य जीव अभयारण्य काफ़ी है बोलना, ठीक है। किस राज्य में अवस्थित है? बस क्वेश्चन घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन वर्ड डाल देते हैं और उस समझ को नहीं समझ पाते, आंसर गलत करते। तो कान्हा नॉर्मल चीज़ है, मध्य प्रदेश है। और कान्हा वन्य जीव अभयारण्य पर MCQ करवा दूंगा, डिटेल तो मैंने डाल चुका हूँ, लेकिन MCQ करवा दूंगा, टेंशन ना लें। और स्पेशली कल तक अपलोड कर दूंगा, बात है ऑफलाइन कोचिंग के बाद डालने में आसानी होती है। दिमाग कहाँ थक गया है, सॉरी। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताएंगे। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो 22वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा अगर वनस्पति की बात करें तो लखनऊ को याद करिएगा। लखनऊ कहाँ? यूपी को। योजना पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं दोस्त, बहुत बार बना चुका हूँ, जाइए ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बिहार BPSC आपको योजना, बिहार SSC आपको योजना आयोग छोड़ेगा नहीं, याद रखिएगा। तो चलिए, उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएंगे। उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे क्योंकि टाइम नहीं है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। क्यों उपयुक्त सभी है? क्योंकि इसमें देखिए लेड के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, लेड का वितरण करना, ठीक है, विद्युत खपत को कम करना, ये सारे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सही होंगे। उजाला योजना बॉल पे ही निकला था, ठीक है, बिजली को बचाने के लिए। 24वां प्रश्न आपके सामने और आपके पास है। 24वां प्रश्न में है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? हरित क्रांति का मत पूछिए, सभी के एग्जाम में पूछता है।
तो बताइए बताइए हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? आप इसका आंसर का जवाब देंगे। 24वां प्रश्न का जवाब देंगे आपके सामने है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1900 कब 66। याद रखिए 1966 67 है, याद रखेंगे। कहीं कहीं 67 68 देता है, याद ध्यान रखिएगा, ये भूल मत करिएगा। तो आपको 66 है तो 66 आंसर होगा, ज़्यादा होता 67 तो 67 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही कंफ्यूज करता है मेरे दोस्त, थोड़ी जानकारी बहुत ज़रूरी है। भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधों की वृद्धि को मापने के यंत्र की खोज की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधे की वृद्धि को मापने के लिए यंत्र की खोज की थी? यंत्र पे मैं इसका एमसीक्यू करवा दूंगा, टेंशन न लीजिए। साइंस के आपको जो 2 बजे चलता है वो उस टाइम पे। ठीक है, 25वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र बोस थे। कौन थे? जगदीश चंद्र बोस ने किए थे, याद रखिएगा। 26वां प्रश्न आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित है? युग्म जो बताना है सुमलित है, मतलब मिलता है। आगा ख खप क्या फुटबॉल से है? आप बताइए, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, बताएंगे क्या होगा? 26 का आंसर का जवाब, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। आगा का खप जो है फुटबॉल से संबंधित है, बस यही और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसलिए सोल्व नो जहाँ पे लगेगा वो करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है। खेल से मैंने बहुत बड़ा सारा वीडियो डाल दिया है, और करंट अफेयर जो डेली स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर चलता है 9 बजे, उस पर क्रिकेट का महामैराथन में लाने वाला हूँ, बस आप तैयार हो जाइए। क्रिकेट का सारे मतलब खेल से संबंधित। रोबस कप किस खेल से संबंधित है? बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। रोबस कप जो है किस खेल से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से। रोबस कप कब से संबंधित मैंने बहुत सारा डाला है कि कौन से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 28वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा बताइए। इसमें मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। आप जानते हैं दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? सब है तो सब द्रविड़ भाषा में, लेकिन कौन है जो प्राचीन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तमिल जो है सबसे प्राचीन है, जो कि आपको श्रीलंका मतलब बाहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, बाहरी देशों में भी मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत बार पूछता है, सभी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में देखें। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है, मतलब स्थित का ये जो कहना है, बता सकते हैं? भीमबेटका, जहाँ आपको भीमबेटका दिखे तो आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश कहाँ है। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश, बस ऐसे याद करिए। ठीक है, चलिए 30वां प्रश्न आपके सामने है। 50 प्रश्न है जीके का और 25 क्वेश्चन है आपका इसका क्या बोलते हैं साइंस का। निम्नलिखित में से किस बुकर पुरस्कार मतलब किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? ऐसे क्वेश्चन घुमाता है, मतलब आपको समझिए पूरा बुकर जो मिला है ना स्टैटिक जीके में और करंट में, उससे सारा को याद करना है। सोचिए, तो मैं इस पर बुकर पुरस्कार जितने भी पुरस्कार है उस पर छोटे छोटे क्लिप डाल रहा हूँ, डेली कभी भी डाल देता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, देख लीजिएगा स्टैटिक जीके में, जिसमें पॉलिटिकल के तहत चलाते हैं। स्टैटिक जीके स्पेशल प्ले लिस्ट है मेरा। तो बताइए इसका आंसर का जवाब देंगे तो किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? तो 30 का आंसर ऑप्शन नंबर सी BS नायपॉल को नहीं मिला है, लेकिन विक्रम सेठ को मिला है, सलमान रुश्दी को मिला है, अरुंधति राय को मिल चुका है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से उनका महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए उनका। बताइए कि जो आत्मसेन थे उन जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार जो था क्यों मिलने का कारण क्या था, क्या महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, वो किस क्षेत्र में दिए थे, ये भी बनता है। तो बताइए 31 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र में। तो आत्मसेन याद रखिएगा, अर्थशास्त्र इकोनॉमी में याद रखिएगा। अर्थशास्त्र मतलब ये नहीं चाणक्य नहीं, जो आप भी जानते हैं। 32 गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, रिपीट याद रखिएगा। जो पूछ चुका वैसा नहीं कि इग्नोर कर दें, वो भी पढ़ें, और जो आने वाला है जो क्यों पूछा गीत गोविंद मतलब किताब की किताब याद रखना होगा, इस पर मैंने स्पेशल डाल दूंगा, टेंशन है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 32वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे। 32वां प्रश्न ऑप्शन नंबर बी जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। आप आंसर दे चुके होंगे, मैंने लेकिन आपको टाइम दिया कि आप करें। चलिए डोकलाम मुद्दे, ठीक है, डोकलाम मुद्दे का संबंध किस देश से नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। डोकलाम जो है मुद्दे का संबंध किस देश से नहीं है? मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसलिए कि कानों में गुंजे, आपको आंसर मिले। तो याद रखिएगा बांग्लादेश से नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी संबंधित नहीं है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, और पुरस्कार से मैंने बहुत बार क्वेश्चन किया है और बहुत बार मैं करवा चुका हूँ, करवाऊंगा भी, क्योंकि ये बिहार SSC का फेवरेट है मेरे दोस्त। खेल पुरस्कार ये सब बहुत ही स्ट्रेटेजिक में है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बता सकते हैं? अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त।
तो जानते हैं कि दादा साहेब फाल्के जी अपनी फिल्मी दुनिया का हीरो थे क्या, नहीं थे क्या? बताइए। तो बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो फिल्म से संबंधित हैं, सिनेमा से संबंधित होंगे, है ना? अब देखिए इसका आंसर 34 का आंसर मैं मिला रहा हूँ, तो इसका आंसर सी देगा। बताइए कौन हिसाब से सी देगा जी? 34वां का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विज्ञान में थोड़ी मिलेगा, जब भी मिलेगा तो सी में, मतलब सिनेमा में मिलेगा। सिनेमा याद रखिएगा। ओके, चलेंगे आगे बढ़ेंगे, है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलेंगे भाई। चलिए 35 का आंसर का जवाब देंगे। 35 क्या आंसर का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? इस पर मैं मैप ला रहा हूँ, मैप के साथ मैं पढ़ाऊंगा कि कौन सी सीमा लगती है कौन सी नहीं, और उसके बाद MCQ करवाऊंगा, दोनों करवाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप जरूर देख लीजिएगा, बढ़ा कर देख लीजिएगा। तो चलिए बताइए इसका आंसर का जवाब दीजिए कि भूटान से कौन सी सीमा नहीं लगती है। आप लोग अभी पढ़े होंगे तो आपके सवाल का जवाब आपके सामने ही। 35 का आंसर का जवाब देंगे, बताइएगा। तो अच्छा, उससे पहले दादा साहब फाल्के का जो है वो डेट कब है बताइएगा। तो 1969 याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के का अगर पूछेगा तो 1969 बोलिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर का जवाब देंगे। ठीक है, बताइए 35वां का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, जो है मेघालय जो है भूटान की सीमा के साथ नहीं मिलती है, याद रखिएगा। और लेकिन मिलता कौन कौन है? तो सिक्किम मिल जाता है, अरुणाचल प्रदेश मिलता है, पश्चिम बंगाल भी मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान से मिलता है, याद रखिएगा। असम भी मिलता है, असम तो सभी से मिलेगा। ठीक है, चलिए 36वां प्रश्न आपके सामने है। 36वां प्रश्न को फटाफट जवाब देंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या लोकप्रिय नाम है? मतलब नेपाल में इसका लोकप्रिय नाम बताना है आपको। ठीक है, बताइए कि क्या कहते हैं। लोकप्रिय नाम आप जानते हैं यार, माउंट एवरेस्ट का सागरमाथा कहते हैं, है कि नहीं? इसमें टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना? कितनी इसकी ऊंचाई कितनी है बताइए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए कितनी है? तो याद रखिएगा 8848 है, कहीं कहीं 50 रहता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। अरे फिल्म से आ गया मेरे दोस्त। देखिए फिल्म केसरी किस युद्ध पर आधारित है? बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक कहानी है भाई केसरी, जो अक्षय कुमार किए थे, जो क्या अकेले दम सॉरी कॉमेडी कर, मतलब बंदूक फायरिंग होता था, अकेले लड़ा थे, पंजाबी थे। केसरी बताइए किस युद्ध पर आधारित है? बताइए। 37 का आंसर का जवाब देखिए। तो याद रखिएगा सारागढ़ी जो है एक जगह है, वहाँ पे युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सारागढ़ी का युद्ध था। जो केसरी का जो युद्ध है सारागढ़ी का युद्ध पर आधारित है। ये कब हुआ था पता है? डेट मैं बता देता हूँ, 12 सितंबर। कब हुआ था? 12 सितंबर, सॉरी सितंबर, याद रखिएगा 1897। ठीक है, याद रखिएगा डेट, याद रखिएगा 1897। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं दूंगा मेरे दोस्त, कि जो आने का चांस होता है कि क्या क्वेश्चन आया तो क्या घुमाएगा। अब बेसिक डिटेल धीरे धीरे मैं अपलोड करता रहूँगा आगे। मैं आप लोग का फीडबैक देखना चाहता हूँ कि आप मुझे ये जो प्रैक्टिस डाल रहा हूँ आप पसंद कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए मैंने नहीं तो इसका डिटेल के साथ मैं आऊँगा, जल्द आऊँगा, जैसे अभी आ रहा हूँ। तो चलिए इसका आंसर का जवाब देंगे। 38 का आंसर का जवाब दीजिए। सेटिनल जनजाति के लिए सुरक्षा कानून लागू किए गए हैं। यह जनजाति में निवेश करती है। बताइएगा सेटिनल जनजाति जो है, जनजाति पे मैंने MCQ करवाया, लेकिन मैं ऑल इंडिया पे नहीं करवाया, ऑल वर्ल्ड पे नहीं करवाया, तो करवा दूंगा। तो सेटिनल जनजाति के लिए सुरक्षा कानून लागू किए गए हैं। यह जनजाति बताइए कहाँ निवेश करती है, कहाँ पे करती है, किस जगह के? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। मैंने बहुत स्लो कर रहा हूँ, आप स्पीड कर लीजिए, क्योंकि बहुत कंप्लेन आया कि आप बहुत गलत पढ़ते हैं, बहुत ये। अरे मैं गलत नहीं पढ़ता, स्पीड करने के चक्कर में गलत पढ़ देता हूँ, उच्चारण कर देता हूँ, क्या करूँ? अब धीरे धीरे आपकी मदद से मैंने सुविधा प्रदान हो रही है तो सुविधा दे रहा हूँ, है ना? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आप जब हो तो मुझे क्या है, मेरा हौसला आप वापस आता है। थैंक यू, आप सपोर्ट करते हैं, और जो मैसेज करते हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आप जो भी करते हैं मेरी भलाई के लिए करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार जनजाति जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो अंडमान निकोबार के जो जनजाति समूह है ना, द्वीप है वो, ये तो पता है आपको, उनकी सुरक्षा के लिए, निगरानी के लिए ये किया गया था। 39 का आंसर का जवाब देंगे। 39 का आंसर का जवाब देंगे। कारखानों या खानों में कोई बालक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु सीमा कम से कम, बताइए कितना होना जो है कम से कम। आपके सामने 4 ऑप्शन है, यही क्वेश्चन है, कम से कम। मतलब क्वेश्चन होता है कि जो कारखाना में बच्चा जो करेगा कितना वर्ष का उम्र का होना चाहिए, कितना वर्ष का, कम से अगर है तो वो नहीं होना चाहिए। तो 14 वर्ष से कम ना ही होना चाहिए, मतलब 14 वर्ष से ना हो, मतलब 14 वर्ष का अगर बच्चा है तो वो कारखाना में काम नहीं करेगा। 6 से 14 का आप सुने, 6 वर्ष से 14 वर्ष का बच्चा सिर्फ पढ़ेगा, काम नहीं करेगा, अगर है तो कंप्लेन हो जाएगा। और ये अनुच्छेद कितना, अगर इसका अनुच्छेद पूछता है तो याद रखिएगा 39वां का अनुच्छेद पूछता है, 24 अनुच्छेद में आता है।
ठीक है। अनुच्छेद नंबर 24, अनुच्छेद 24, ठीक है। 40वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? बताएंगे, दूत के रूप में लंदन भेजा था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन था मुगल सम्राट, बताइए उस समय। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर द्वितीय। कौन था? ऑप्शन नंबर सी, अकबर द्वितीय, याद रखेंगे। कब भेजा था ये सवाल उठता है, मतलब भेजा था, लंदन भेजा था पेंशन बढ़ाने के लिए। किसके लिए राजा राम मोहन राय को भेजा गया था? तो पेंशन बढ़ाने के लिए। और जो शासन किया था अकबर द्वितीय का शासन कब से कब था, इसके अनुसार से आप अनुमान लगा सकते हैं 1806 से 1837, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? जो इंपॉर्टेंट है वो जरूरी है। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि राजा राम मोहन राय को क्यों भेजा गया था, तो पेंशन बढ़ाने के लिए मुगल का। बिहार में ताम्रपाषाण युग के अवशेष निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए? बिहार में ताम्रपाषाण युग के अवशेष निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? बताएंगे। तो चारों, जो इसमें चारों ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, चिरांद में, चेरा में और सोनपुर में, सभी जगह मिले हैं। और याद रखिए, बिहार से मैंने ऐतिहासिक जो है ना, बिहार एसएससी का मैंने स्पेशली इसमें वीडियो बना चुका हूँ, बिहार जी के स्पेशल से। आप जरूर जाइए, क्योंकि बिहार से मैं जानता हूँ 10 क्वेश्चन बिहार एसएससी स्पेशली बिहार से पूछ रहा है, ठीक है। इसका सेट प्रैक्टिस कोई भी उठा लीजिए, किसी भी प्रकाशन का उठा लीजिए, जरूर पूछता है 10 क्वेश्चन। अब बिहार जीके मैं स्पेशली अब टाइमिंग बता देता हूँ आपको। आपका टाइमिंग रहेगा, आपका याद रखेंगे 12 बजे, ठीक है। बिहार जीके आपको 12 बजे से कल से अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। 12 बजे से डेली आपका वो 25 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, जो बनेगा वही डालूंगा, जो कि प्राचीन काल से उठा के करंट अफेयर तक बिहार का जीके का खत्म करूंगा। स्पेशली 12 बजे टाइम मैंने डाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 42वां प्रश्न, मैंने देखिए बिहार से, मैंने स्पेशली बिहार से जीके करवा चुका हूँ। बहुत पुराना वीडियो भी मेरा बिहार से संबंधित है, और नया वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ जो बिहार जीके स्पेशल से चल रहा है, बिहार एसएससी बिहार जीके करके प्लेलिस्ट है मेरा बना हुआ, चाहिए जरूर चाहिए। आप उसका अच्छा से आप देखिए और कमेंट और लाइक कीजिए, तो मैं जल्द से प्राचीन से लेके आपको करंट तक, यहाँ तक भौगोलिक स्थिति जो है बिहार का, वो भी मैं बता दूंगा बिहार एसएससी पास करने के लिए। 70 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन नहीं आए तो मत पढ़िएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। चलिए, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ वो कंटेंट जरूर देखें। तो चलिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, बताइए कहाँ? 4 ऑप्शन, किस, मतलब कैसे पता चला, किसके तहत पता चला कि बिहार पर जो बख्तियार खिलजी हमला किया था उसका विवरण प्राप्त होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन। 42 का आंसर का जवाब देंगे, 42 का आंसर का जवाब देंगे, याद रखिएगा 42 का आंसर का जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है बिहार से संबंधित, तो याद रखिएगा तोज उल माशीर। क्या है? तोज उल माशीर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। 43 का आंसर का जवाब देंगे। 43 का है कि चंपारण में नील किसानों की समस्या निवारण हेतु गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने सब बिहार जी के, जो अगर आप पढ़े नहीं है ना तो जाके जरूर पढ़ लीजिए, मैंने सारा एमसीक्यू करवाया। अगर मेरा आपको लगता है कि मतलब नहीं सुनना है तो म्यूट करके जरूर एमसीक्यू करें, लेकिन करिए, क्योंकि बहुत सारा बिहार से मैंने सारा बुक ही खत्म करवा दिया, स्पेशली बिहार समग्र ही खत्म कर दिया। सोचिए, आप जरूर जाइए, अगर मेरी बात को आप नहीं समझ रहे हैं तो आप समझिए और जाइए। तो बताइए आंसर का जवाब देंगे। आंसर का जवाब दीजिए, किसे बुलाया, मतलब कौन बुलाया था गांधी जी को? स्पष्ट क्वेश्चन बन रहा है, बस घुमाया है। बताइए 43 का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल को याद रखिएगा, राजकुमार तो थे ही। 44वां प्रश्न, बिहार में किस नदी की अशुभता का प्रतीक माना जाता है? सोचिए, अशुभता का प्रतीक माना जाता है, सोचिए कौन सा है, आप बताइए। अशुभता बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। 44वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी, कर्मनाशय। कौन है? कर्मनाशा, याद रखेंगे, कर्मनाशा याद रखेंगे। चलिए 45, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस स्थान, मतलब विक्रम गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके सामने 4 ऑप्शन, किस वर्ष हुआ था बताइए। विक्रमशिला जो गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है उसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब बहुत पहले से डॉल्फिन का हुआ था, बताइए। इसका आंसर 45 का आंसर करवा देंगे, तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1990। कब हुआ था? वर्ष 1990। चलिए 46वां प्रश्न आपके सामने। 46वां प्रश्न है कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय
का नाम बदलकर क्या रखा गया? बताइए, अभी जो है उनका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय कहिए और या पुस्तकालय, दोनों जो है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? 46 का आंसर का जवाब देंगे। स्टैटिक जीके में आ गया है, याद रखेंगे 46 का ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय। ठीक है, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय नाम पड़ गया है, याद रखेंगे। चलिए 47वां प्रश्न का जवाब देंगे। 47वां प्रश्न का जवाब है कि भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? बताइए 47वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुपवाड़ा। क्या है? कुपवाड़ा। ये करंट में भी चल रहा है, स्टैटिक जीके में अब हो गया, करंट में था। ठीक है, 48 का आंसर का जवाब दीजिए। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन है, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? 48 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय। 49 का आंसर का जवाब देंगे, 49 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राजौरी चक्री वुडक्राफ्ट को जीआई जो है जीआई टैग प्रदान किया गया? बताइए, राजौरी की जो है क्या, सॉरी, मतलब किस राज्य जो है, राज्य कहिए या केंद्र शासित प्रदेश कहिए, जिसमें राजौरी की चिकरी 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 एक खाने वाली चीज है, वुड क्राफ्ट है, चिकरी वुड क्राफ्ट है, क्या खाने वाला है? बता सकते हैं? तो बताइए, वुड क्राफ्ट है को जीआई टैग प्रदान हुआ है। वुड क्राफ्ट में तो लकड़ी का सामान होगा ना जी, बताइए कहाँ है? 49 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। चलिए फटाफट खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए 50वां क्वेश्चन और जीके समाप्त हुआ आपका। फिर साइंस का 25 क्वेश्चन चलेंगे टोटल। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? बताइएगा, किस केंद्रीय सरकार मतलब केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? बताएंगे। 50वां क्वेश्चन का आंसर का जवाब देंगे तो 50वां क्वेश्चन का आंसर का जवाब देंगे। 50वां क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर ई, अल्पसंख्यक कार्यक्रम कार्य मंत्रालय द्वारा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए आज के लिए 50 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए साइंस पे चलते हैं 50 क्वेश्चन। चलिए 51 का आंसर का जवाब देंगे। ग्रेगर मेंडल जो थे, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? बता सकते हैं? जो मेंडल जो थे, किस पौधे पर वो अपना मतलब प्रयोग किए थे? बता सकते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो 51 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, मटर। ठीक है, ये तो पता है मटर पे किए थे, लेकिन कब किए थे ये आप डेट बताओगे, आप लोग बताओगे, मतलब आप लोग बताइएगा। 52, कोशिका में राइबोसोम, देखिए कोशिका से मैं करवा चुका हूँ, फुल्ली एमसीक्यू हो चुका है। आप अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? बताएंगे, उचित रूप से संपन्न नहीं होगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, थोड़े धुंधले, तो ऑप्शन में बता दूंगा। उत्सर्जन, कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। क्या नहीं होगा? आपके सामने चार ऑप्शन है, 52 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण जो है नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण जो है नहीं होता है, याद रखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण जो है नहीं होता है। बोल दिया, कान में चला गया होगा, सुन लिए होंगे। 53 का आंसर का जवाब दीजिए। रेशम के कीट की सामान्यता जो है, सामान्यता किस पेड़ पर पाए जाते हैं? सामान्यता जो है किस पेड़ पर पाया जाता है, ये बताइए। रेशम के कीट जो होते हैं सामान्यता किस पेड़ पर पाए जाते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, जवाब देंगे। चार ऑप्शन है, जवाब देंगे। 53 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, शहतूत पे पाया जाता है। किस पे पाया जाता है? तो शहतूत पे। चलिए फटाफट करेंगे। चलिए, अब जो नहीं करवाया वो मैं करवा दूंगा, जो करवाया हूँ मैं याद दिला दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? देखिए, मानव शरीर से जितना भी है, मानव स्वास्थ्य पोषण से सारा एमसीक्यू करवा चुका हूँ। देखिए एंजाइम के लार में क्या पाया जाता है, ये स्पष्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लार से एंजाइम से तो मैंने बहुत बार एमसीक्यू करवाया, जाइए उसमें डाला हुआ मानव शरीर में जाइएगा। चलिए 54 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन। क्या है? टाइलिन। याद रखिए, टाइलिन, टाइटिलिन बोल सकते हैं, टाइलिन बोल सकते हैं, कहीं कहीं नाम चेंज करता है, ध्यान रखिएगा। 55, एक खिलाड़ी या एथलीट कहिए को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल जाता है? अब नॉर्मल चीज़ है भाई, प्रोटीन से मिलता है, प्रोटीन से मिलेगा, लेकिन ढांचा मिलेगा, नहीं कि एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलता है लेकिन इंस्टेंट तुरंत एनर्जी चाहिए, तो बताइए बसा से मिलेगा? बसा से कहाँ मिलेगा? विटामिन तो है ही नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, तो तुरंत एनर्जी चाहिए तो आपको पता है ना कि कार्बोहाइड्रेट है यार, है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट है, जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, है कि नहीं? ऐसे ऑप्शन छाट सकते हैं अगर आपको पता है, नहीं तो भी छाट सकते हैं, अपना तरीका आपके पास खुद है, आप अपने आप को जानिए क्योंकि आप खुद में टैलेंटेड हैं। निम्नलिखित में से नहीं तो आपको लगता है कि आप डिमोटिवेट हैं, मोटिवेट नहीं हैं, तो 12th पास देखिए, मोटिवेशन तो आपके पास आ जाएगा, है ना? तो टेंशन है। उर्दू पातज नहीं है, बताइए उर्दू जो है पातज नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है, बताइए।
तो इसका आंसर 56 का आंसर का जवाब दीजिएगा, आप कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसे ऑप्शन आंसर दे देता हूँ। 56 का आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर सी 53, ठीक है। चलिए 57 का आंसर का जवाब देंगे, न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है। अरे यार, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर धुंधला है तो पढ़ लेते हैं। अघूर्णन का नियम, विस्थापन का नियम, संवेगन का नियम या जड़त्व का नियम। तो नॉर्मल चीज़ है यार, जड़त्व का नियम कहेंगे, है कि नहीं। 57 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 58 का आंसर का जवाब दीजिए। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा लेंस कहते हैं? ये ऑप्शन पूछ रहा है, बताइए क्या कहते हैं भाई, बताइएगा। 58 का आंसर का जवाब देंगे, 58 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहेंगे। मैंने सब करवाया है, देखिए फ्यूज पे आ गया। विद्युत में मैंने करवाया, विद्युत जाइए। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए फ्यूज, विद्युत का मैंने स्पेशल डाला है वीडियो, बड़ा सा महामैराथन के लिए डाल चुके हैं, नहीं तो नॉर्मल भी डाल दें, महामैराथन लिखते नहीं है सिर्फ, याद रखें। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत के यांत्रिक प्रभाव पर, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर या विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बता सकते हैं। तो 59 का ऑप्शन नंबर डी, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है फ्यूज, याद रखिएगा। चलेंगे 60 क्वेश्चन का आंसर का जवाब देंगे। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा? पहले बढ़ता है फिर घटता है, या बढ़ता है या घटता है, या कोई परिवर्तित नहीं होता। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 60 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट ना करेंगे, चलिए 61 का आंसर का जवाब देंगे। बताइएगा, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को क्या करता है? पहले घटाता है, बढ़ाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 61 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, पहले बढ़ाता है फिर घटाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 73वां प्रश्न है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे समस्थानी और अस्थानी पे नहीं बनाया, मैं वीडियो पर अपलोड कर दूंगा, मैंने बोला है तो कर दूंगा। तो बताइए 73 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक, याद रखिएगा, समस्थानिक याद रखेंगे। चलिए 74 का आंसर का जवाब देंगे। 74 का आंसर का जवाब देंगे कि पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है? बताएंगे पदार्थ की तरंगें जो है किस प्रकार की होती है? 74 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, दे ब्रोगली तरंगे, याद रखिएगा, दे ब्रोगली तरंगे। सेक लाइकेन है, क्या है जो है? सेक जो है लाइकेन क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो 75 का अंतिम क्वेश्चन है, जहाँ पे आज गलती हुई है, जहाँ पे पढ़ने में उच्चारण में गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगले नेक्स्ट जो है उसमें मैं सुधार करूँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, आपकी बातों को मैं टालूंगा नहीं। मुझसे अशुद्ध हो रहा है पढ़ने में तो शुद्ध कर दूंगा, बस आप सपोर्ट करें, बस यही चाहता हूँ। थैंक यू। और मैं अपने बलबूते पे कर सकता हूँ कि आपको मैंने जो अपने स्टूडेंट को रिजल्ट दिया है आपको भी रिजल्ट आएगा, कि मैं वादा करता हूँ, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस से मेरा कॉन्फिडेंस आया है। बस मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ाने लगा हूँ, इसलिए थोड़े से पढ़ाने में ऑनलाइन में थोड़े अंतर होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में, ठीक है। तो 75 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, सहजीवी, ठीक है, सहजीवी। जय हिंद, जय भारत। और चलिए आप रीजनिंग मैंने एक वीडियो डाला है, अगर आप अच्छा रिव्यू देते हैं तो मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। अगर आपको लगता है वो प्रैक्टिस सेट अच्छा नहीं है तो नहीं करूँगा, वो भी कमेंट कर दें, ठीक है, यस या नो में कर दें।